बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हमने सीडीपी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रैक्टिस सेट कर रही है, ताकि एज इट इज़ जो है एचटेट एग्जाम में आपको पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब की बात तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ, ये क्लास आपकी हेल्प करने वाली है सीटेट एग्ज़ाम में, यूपीटेट एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ भी है, जहाँ पर भी आपकी पेडागोजी पूछी जाती है, तो ये क्लास आपको इक्वल मैटर करती है वहाँ के लिए। 30 आउट ऑफ 30 जो है ये क्लास इस तरीके के सारे प्रैक्टिस सेट प्लस कॉन्सेप्ट क्लास देख लेते हैं तो आपको 25 प्लस स्कोर जो है वो ईजिली कर सकते हैं। उसके लिए चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करो फ्रेंड्स, क्योंकि एचटेट के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ हमारी ऑलमोस्ट हमने सारी जो है वो क्लासेस कंप्लीट कर ली है। तो चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर से ज़रूर विजिट करो। एचटेट से 2023 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होने वाला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने जो है वो प्रस्तावित किया कि बच्चों का जो चिंतन है यानी कि थिंकिंग है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा क्या होता है, अलग होता है। यानी कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने बताया कि बच्चों का जो चिंतन है वो एक अलग लेवल का चिंतन होता है, और जो वयस्क यानी कि अडल्ट जो 18 प्लस एज के होते हैं उनका चिंतन जो है वो अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो ये किसने बताया? आपका हार्वर्ड गार्डनर, जो आपको बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड के गार्डनर के द्वारा दिया गया। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी न्यू जो आपका सिलेबस है उसके अंदर भी है। कोलबर्ग का जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसमें 4 जो उन्होंने स्टेज दिए और चारों स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका लेवाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक जो आपका सामाजिक यानी कि सोशल जो कल्चर थ्योरी जिन्होंने दी है वो लेवाइगोत्स्की, उन्होंने बताया कि बच्चे के पास एक भाषा होनी चाहिए और एक समाज होना चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चे के और जो वैश्य के चिंतन में क्या डिफरेंस है ये बताया कि आपका जीन प्याजे जो है उन्होंने ये थॉट है वो बताया कि चिंतन जो है वो बच्चा का जो चिंतन लेवल है वो एक नॉर्मल चिंतन लेवल होता है, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाती है वो परिपक्व होता जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगती है, वो एक वयस्कों की बात जो वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है कि प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ होती है, यानी कि प्रतिकूल का मतलब अनुकूल ना होकर जो प्रतिकूल जो परिस्थितियाँ होती है, सिचुएशन होती है, तो और वंचित जो पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीक जो होते हैं, या फिर जो अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो प्रभावी नहीं है, यानी कि कौन सी जो परिस्थिति है वो क्या नहीं है आपकी प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है, निम्नलिखित विद्यार्थी जो होते हैं उनको संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए मोटिवेट करना ये बिल्कुल होती है, तो नहीं है इसमें पूछा, तो यानी कि नेगेटिव सेंस में आपको आंसर मिलेगा। सेकंड है, कार्यकल्पों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए क्या करना, इनकरेज करना, ये भी जो है वो आपका प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझाना, ये भी पॉजिटिव वे में है, लेकिन नेगेटिव वे में हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक का ऐप जो है वो अप्रोच का यूज़ करके क्या है, आप जो अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो पेडागोजी में आप इस तरीके से आंसर को जो है वो निकाल सकते हैं। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर जो ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना कि जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान देना ना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल कम है या उनको जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, उनको क्या है समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू जो है वो हमें शिक्षा देनी चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, उनको जो है वो सेपरेशन उन बच्चों का नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन लगाने के लिए हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन प्याजे की जो थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसमें जो है वो आपकी 4 स्टेजेस दी गई हैं। पहली है सेंसोरी मोटर स्टेज, सेकंड है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड है आपकी जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त चिंतन बच्चे का जो है वो कब पूर्णतः विकसित हो जाता है, तो वो हो जाता है आपकी 4 स्टेज के अंदर। क्वेश्चन बनता है आपका जीन प्याजे के अनुसार मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो वो कौन सी विशेषताएं करता है। तो ये चारों स्टेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो आपको इन चारों को स्किप नहीं करना। ये थ्योरी से डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। चारों स्टेज आपको अच्छे से पढ़नी है। मैंने ये जो थ्योरी है वो कंप्लीट अपने चैनल पर क्या करवा रखी है, एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, स्कीमास क्या होते हैं, वो सारी डिटेल में आप लोगों को वो चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जीन पैजे की थ्योरी है वो है, प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करके आप उसमें से जो वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो थ्योरी है, क्लासेज है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, तो ये सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट है संरक्षण कंजर्वेशन रूढ़ि बताइए, आपकी थर्ड स्टेज के अंदर आती है। यहाँ पर पूछिए अमूर्त जो व्यवस्था है यानी कि 4 स्टेज के बारे में पूछा है। तो प्रतीकात्मक सांकेतिक खेलों में ये सेकंड स्टेज की जो है विशेषता है। परिकल्पना निगमनात्मक और जो ज्ञापति जो चिंतन है यानी कि अमूर्त चिंतन है, जो कल्पनाओं से संबंधित चिंतन है बच्चे का। डिडक्टिव जो लॉजिकल जो थिंकिंग है वो कब विकसित हो जाती है, तो थर्ड स्टेज के अंदर। ये आपका जो है वो 4 स्टेज के अंदर जो है ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। केंद्रीयकरण अनियुक्त कर्मणीयता की जो सोच है ये आपके थर्ड स्टेज के अंदर आती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्योंकि डिडक्टिव जो थिंकिंग है वो बच्चे की 4 स्टेज के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था यानी कि चारों ही स्टेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाल्यावस्था की जो अवधि में विकास में जो है वो क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि बाल्यावस्था की क्या कैरेक्टर। बाल्यावस्था को जो है वो 2 टाइप में बांटा है। एक तो 2 से 6 वर्ष जिसे हम पूर्व बाल्यकाल कहते हैं, प्री चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं। एक आपका 6 से 12 साल का जो टाइम पीरियड जिसको हम पोस्ट चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, यानी कि उत्तर बाल्यकाल के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है। तो बाल्यावस्था में वो केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि केवल क्या होते हैं, गुणात्मक क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं बाल्यावस्था में। अनियमित और असंबंधी होता है, धीमी गति से जो है वो उनका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, या फिर बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उसमें क्या हो जाता है, जो विकास है वो क्या हो जाता है आपका धीमा जो है वो हो जाता है। उसको मेजर विकास को क्या नहीं किया जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, जबकि ग्रोथ को क्या किया जाता है, मेजर किया जा सकता है। तो हम इसको माप नहीं सकते। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये हुआ करते थे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने स्कैफोल्डिंग क्या होता है, MKO क्या होता है, आपका ZPD का जो है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर जो है वो कंप्लीट मिल जाएंगी। आप लोगों को इसके लिए कहीं पर जो है वो भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इतने कम टाइम में अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेना है। जो चीज़ें आपको जहाँ से समझ में आ रही है वहाँ से आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी पिक आउट करें, क्योंकि 20 नवंबर तक आप लोगों का क्या हो जाना चाहिए, सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, PYQ कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ जो वो मिल रहा है, हिंदी का मिल रहा है, आप लोगों को इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, प्लस जो आप लोगों की EVS है, PRT के जो स्टूडेंट है उनको EVS का जो सिलेबस है वो टोटली चेंज हो गया है। तो आज से जो आप लोगों की 6 जो थीम है प्लस पेडागोजी की मैराथन आप लोगों को मिल जाएगी। तो EVS का आप लोगों का जो सिलेबस है वो जल्दी ही क्या करवा दिया जाएगा, कंप्लीट करवा दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही। तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये कहा है लेव वाइगोत्स्की ने। स्कीमा में परिपक्वन में बच्चे कहते हैं, स्कीमास के जो है ये किसने दिए हैं, ये जीन पैजे ने ये वर्ड दिए हैं। तो नेक्स्ट है बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और नेक्स्ट है भाषा जो है वह अधिग्रहण यंत्र के द्वारा भाषा सीख सकते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है, नोम चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है। जीन आपका लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास होता है वहाँ पर भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। और बच्चा जो कुछ सीखता है वो किससे सीखता है, अपने समाज के जो है वो इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो है वो सीखता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है कक्षा है वह है कौन सी है, जिसमें कि बच्चे किस तरीके का जो व्यवहार बच्चों के साथ किया जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन NCF ने जो है वो इसको रिकमेंड करता है कि बच्चे की रुचि होती है, योग्यताएं होती हैं, उनकी जो क्षमताएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि जो है टीचर को तानाशाही होना चाहिए। तो बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए बच्चे के व्यवहार को क्या करना, निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। अध्यापक लचीला है,
प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक और ध्यान के स्रोत के लिए, या फिर अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चे की जो क्षमताएं होती हैं और उनको जो है वो वर्गीकृत करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चा जो होता है यानी कि अध्यापक को क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रत्येक जो स्टूडेंट है क्या होता है, प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है, उसका आईक्यू लेवल क्या होता है, वो अलग होता है, अलग मेथड से समझता है, अलग उसके अंदर रुचि क्षमता योग्यता है। तो व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हमें अध्यापक को उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे को पढ़ाना चाहिए, इस तरह तरीके से पढ़ाना चाहिए सभी बच्चों को अच्छे से जो चीज़ें समझ में आए। भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछ लिया जाए यानी कि लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी स्वर्णिम। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस में, हिंदी पेडागोजी क्लास में मैंने खूब बताई है इनको। तो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल की जो टेबल है वो किसके द्वारा दी गई है, वो टर्मन के द्वारा दी गई है, जिन्होंने जो है वो आईक्यू लेवल को अलग अलग जो है वो वर्गों में क्या किया है, स्टैंडर्डाइजेशन किया है, जो है उसको क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकृत किया गया है। तो यानी कि 90 से जिनका आईक्यू लेवल जो है वो 90 से 110 के बीच होता है वो सामान्य होते हैं। 50% सभी लोगों में इतना ही जो है वो आईक्यू पाया जाता है, यानी कि एवरेज जो है आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच होता है। इससे कम वाले बच्चे जो है वो मूर्ख बुद्धि हो सकते हैं, जड़ बुद्धि हो सकते हैं, आपके पिछड़ी जो बुद्धि के बच्चे हो सकते हैं। इससे ऊपर के जो प्रतिभाशाली होते हैं, जीनियस होते हैं, सुपीरियर जो है वो 120 जिनका आईक्यू लेवल होता है वो बच्चे कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सुपीरियर बच्चों के अंदर आते हैं। बुद्धि लब्धि सामान्य रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होती है, कम से कम पूर्ण रूप से उच्च, तो उच्च रूप से जो है वो शैक्षिक निष्पादन से क्या होती है, संबंधित होती है। सफल जो आपका समावेशन है, समावेशन का मतलब सामान्य जो बच्चे हैं और जो विशेष जो स्पेशल जो चाइल्ड है उन सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो क्या है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, सिवाय। तो ये क्वेश्चन आपको पेडागोजी में ध्यान से पढ़ने हैं, नहीं वाले, सिवाय वाले, बजाय वाले, इनमें से कौन सा नहीं है। तो यानी कि इस टाइप से आपको जो है वो फंसाया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। आप लोगों को पेडागोजी तो आसान है लेकिन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। अभिभावकों की भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए, क्षमता संवर्धन होना, संवेदनशील बनाना, तो पृथक्करण, ये तीनों चीजें हैं वो सफल समावेशन को बढ़ावा देती है। लेकिन सेपरेशन जो होता है, अलगाव जो होता है, पृथक्करण, ये समावेशन के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट है, विद्यालय में जो नियमित उपस्थिति के लिए जो वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो सर्वाधिक उपयोगी है। तो विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो घर घर जाकर बच्चों को लाए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन जो है वो 5 रुपये देना। आवासीय विद्यालय खोना या बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति दे देने पर कानूनी अपराध करना। तो क्या जो है आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाना चाहिए, जो बच्चे नहीं आते उनके लिए क्या हॉस्टल की, आवासीय विद्यालय जो खोलने की सुविधा है वो उपलब्ध करवा देनी चाहिए। विद्यालय में जो लिंग भेद से बचने का जो सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है। तो विद्यालय में जो लिंग भेद है यानी कि लिंग के आधार पर, जाति, रंग, रूप के आधार पर जो बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है, तो लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम और कड़ाई से उनका पालन करना चाहिए। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, लिंग भेद होगा। शिक्षक और पक्षपातपूर्ण व्यवहार को नहीं करना चाहिए। पुरुष और महिलाओं को सम्मान के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, समान संख्या में जो वो भर्ती करना चाहिए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो सारे हैं वो चीज़ें हम वो समझ में आ रही। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। ये सारे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।